हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो कि केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू को देने जाने वाले हैं या फिर आगे देने जाने के लिए सोच रहे हैं। तो आप आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उसको एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनना और समझना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने खुद केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू वेस्ट बंगाल के एक केवी स्कूल के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही जाकर के दिया हुआ है। तो आज मैं उसी अपने इंटरव्यू के रियल एक्सपीरियंस को आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप उस इंटरव्यू से खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे और साथ ही के साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप तीनों के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर इस स्कूल में उसके लिए वैकेंसी है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मैं तीनों लेवल के लिए एलिजिबल हूं, बट मैंने सिर्फ पीआरटी के लिए ही फिलअप किया हुआ था क्योंकि मुझे सिर्फ एक केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का एक एक्सपीरियंस करना था कि इसके जो इंटरव्यू होते हैं वो किस टाइप से होते हैं। बस मुझे ये चीज देखनी थी। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि मैं खुद जो है वो 5 to 6 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं टीचिंग फील्ड में पिछले 5-6 सालों से कार्यरत हूँ और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी टीचिंग कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन केवीएस के लिए ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मैंने पीआरटी का फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद जो भी उसकी डेट मेंशन थी उस डेट पर मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। जब भी आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो उसी समय आपकी इंटरव्यू की डेट क्या है और आपको किस टाइमिंग पे रिपोर्ट करनी है, ये सारी चीजें वहां पर उस टाइम पे मेंशन होती हैं। तो आपको उसको बहुत ही ध्यान से देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। तो जैसा कि मैं स्कूल में पहुंची और जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे तक की थी और ये भी चीज मेंशन थी कि अगर आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो आपको गेट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप सबसे पहले इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपकी जो भी रिपोर्टिंग टाइम है आप उसके पहले ही वहां पर पहुंच जाइए, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं भी वहां पर मॉर्निंग में सुबह के 8 बजे से पहले मैं स्कूल के गेट पर पहुंची और वहां पर मैंने क्या देखा कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स की भीड़ थी। मतलब बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर आ रखे थे। जैसे आप सोचिए कि मतलब इसके लिए कितनी सीट्स होती हैं। केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल की सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं। इट मीन्स कि मैक्सिमम आप कह सकते हैं मतलब 2, 3, 4, चलिए ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें हो सकती हैं किसी किसी स्कूल के अंदर। लेकिन सिर्फ इतनी लिमिटेड सीट्स के लिए इतने ज्यादा कैंडिडेट, मतलब मुझे ये चीज वहां पर मतलब ये फील हुआ कि लगभग सबका जो माइंडसेट है वो इसी माइंडसेट के साथ सभी के सभी कैंडिडेट्स पहुंचे हुए थे कि सिलेक्शन होना या ना होना कि उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी थी। लेकिन उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि उनको ये इंटरव्यू को उनको देना है, उसको रियल एक्सपीरियंस करना है। तो इस मेंटल सेट के साथ वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पहुंचे हुए थे। तो जैसे ही फिर उसके बाद टाइमिंग होती है तो गेट के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं और अंदर जाने पे जो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बातें करते हैं, अच्छी तरीके से। और उन लोगों ने एक तरीके से वेलकम करते हुए और हम लोग को बोला कि ठीक है, आप लोग अंदर आइए और अंदर आकर के आप लोग क्लासेस में जाकर के बैठ जाइए। आपको पता ही है कि जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं वो छुट्टियों के दिन ही होते हैं। तो उस दिन भी छुट्टी थी तो पूरे के पूरे जितने क्लासरूम से वो खाली थे। तो हमें कहा गया कि आप लोग अंदर आकर के क्लासेस में बैठते जाइए। तो चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वहाँ पे सब लोग जैसे गए और एक क्लासरूम में गए, अगर वो फिलअप हुआ देन सेकंड क्लास, देन थर्ड क्लास, इस तरीके से देखते ही मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो क्लासेस में लगभग सभी क्लासेस में वहाँ पर कैंडिडेट्स अपनी सीट्स पर वहाँ पे जाके बैठ गए क्लासरूम के अंदर।
देन उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा सा सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो हम लोगों ने देखा कि सभी क्लासरूम में दो दो टीचर्स अवेलेबल थे और उनकी ड्यूटीज लगी हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे अगर हम अपनी क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पर एक सर और एक मैम वहाँ पर प्रेजेंट थे और उन लोगों की ड्यूटी थी डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने के लिए, वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही अब पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि देखिए हम लोग का जो फॉर्म हमने सबमिट किया हुआ है ना, वो फॉर्म उनके हाथ में, मैम के हाथ में वहां पर था। तो जैसे ही वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एक एक करके वो एक फॉर्म को हाथ में लेंगे, किसी भी एक कैंडिडेट के फॉर्म को उन्होंने हाथ में लिया अपने और उसके नाम को उन्होंने बोला और बाय नेम वो एक एक करके आगे कैंडिडेट को बुलाते जाएंगे और वो बोलते हैं कि साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप आगे आइए। तो जैसे जैसे वो नाम बुलाते गए वैसे सभी कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर सामने उनके प्रेजेंट होते गए। देन उसके बाद क्या होता है कि देखिए मैं यहीं पर आपको ये मेंशन कर देती हूँ कि जो केवीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इट मीन्स कि वो एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीपली चेक करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं कि मान लीजिए कि अगर आपके फॉर्म में आपका जो फर्स्ट है वो क्या स्टार्टिंग होती है, आपका 10th सर्टिफिकेट से शुरू होता है। तो जैसे वो डिमांड करते गए कि ठीक है आप अपने 10th सर्टिफिकेट का जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे हमें दिखाइए। तो जैसे जैसे मैम डिमांड करते जाएंगे या जो भी अगर सर कर रहे हैं तो जो भी वहां पूछते जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप उनके सामने शो करते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अगर मैं 10th से बात करूं, जो 10th सर्टिफिकेट है वो उससे स्टार्टिंग हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखा एक साइड में, फॉर्म को रखा और वो 1 बाय 1 करके लाइन बाय लाइन उसको मैच करते गए कि आपने जो फॉर्म में मेंशन किया है क्या आपकी वो परसेंटेज या वो सारी चीजें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर रही हैं। तो इस चीज का उन्होंने बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। और ऐसा नहीं है कि आपने जैसे फॉर्म में जो भी परसेंटेज आपने फिलअप कर दिया और वो जल्दी जल्दी करके आपको टिक करके और चेक करके भेज देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही चाहे जितना भी टाइम लग जाए आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वहां पर चेक किया जाएगा। तो पहले क्या हुआ कि जैसे 10th सर्टिफिकेट का उन्होंने देखा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ओवरऑल आपका परसेंटेज कितना बन रहा है, ये सारी चीजें उन लोगों ने खुद कैलकुलेट की। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे वहां पर मैम के पास कैलकुलेटर अवेलेबल था, तो वो साथ के साथ वो सारे के सारे जितने भी उसमें डाटास थे वो अपने कैलकुलेटर में लेकर के उसको साथ के साथ कैलकुलेशन करते गए कि आपके जितने भी मार्क्स हैं, हाँ इतने मार्क्स का आपका 10th का था और इतने मार्क्स आपको मिले थे, फिर चलिए ओवरऑल कितने परसेंटेज निकले। तो वो सारी चीजें वो एक एक करके सारी चीजें वो अपने कैलकुलेटर में खुद से कैलकुलेट करते गए और अगर उनका जो कैलकुलेशन किए हुए जो वैल्यू है अगर वो आपके फॉर्म में मेंशन वैल्यू से अगर मैच कर रहे हैं देन ओके, आपका वो जो पॉइंट है वो जो कॉलम है वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वो उनके पास में उनके हाथ में रेड पेन होती है, वो रेड पेन से वहां पर टिक कर देते हैं कि ठीक है ओके, सब कुछ ओके है। लेकिन इन केस अगर उनकी वैल्यू और जो फॉर्म में आपने वैल्यूज फिलअप किए हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर मिसमैचिंग होती है या कोई डाउट्स होते हैं तो वो तुरंत आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर वो किसी भी एक्सक्यूज को वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर उस पॉइंट को वो रेड पेन से सर्कल कर देंगे, वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और फॉर्म के ऊपर लिख देंगे नॉट वेरीफाइड और बहुत ही पोलाइटली आपको समझा करके फिर आपको घर भेज देंगे, यानी कि वो आगे के लिए प्रोसेस करने नहीं देते हैं। तो इस बात का आप सबको खासा ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म में जो जो चीजें आपने मेंशन की हैं उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस समय पर होने चाहिए। अगर आप उस समय जैसे ये कहोगे कि ठीक है मैम मेरा मतलब ये इसकी फोटोकॉपी मेरे पास है या फिर मैम मेरे मोबाइल में उसकी पिक है वो आप देख लीजिए, देन इज नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सारी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए।
तो ये तो मैंने सिर्फ एक कॉलम की बात की, सिर्फ आपके 10th सर्टिफिकेट की। देन उसके बाद 1 बाय 1 आपके पूरे के पूरे आपके 12th, देन आपके बाद उसका ग्रेजुएशन है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने फिलअप किया है, देन आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी बीए, डीएलएड, देन सीटेट, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उसके सर्टिफिकेट को, जहां पर भी अगर आपने पढ़ाया हुआ है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन मार्क क्या था, ठीक है। तो वो हर एक पॉइंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीजें होती हैं, उन लोगों ने बहुत ही डीपली, बहुत ही थॉरली चेक किया। देन उसके बाद जब वो 100% वो ओके हो गए कि ठीक है अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारी चीजें मैच हो रही हैं, उसके बाद वो आपकी फॉर्म को टिक कर देते हैं, सारे कॉलम्स को टिक करते हैं और उस पर उसको वेरीफाइड करके फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के लिए वो आपको भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सीटेट का भी बता दूं। मैं जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि देखिए अगर आपका जो सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर वो जनरल मार्क्स, इट मीन्स कि 90 मार्क्स से अबव है, तो फिर आपसे वहां पर किसी भी तरीके के कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कैटेगरी वाइज हैं, जैसे कि आपने ओबीसी, एससी, एसटी जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्राइटेरिया होता है जो 90 से कम का होता है और आप उतने भी नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अगर आपने इस तरीके से क्वालिफाई किया है तो वहां पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिमांड 100% की जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और मैं कहूंगी कि केवीएस जितने परसेंटेज की डिमांड करती है उतना परसेंटेज आपके पास होना चाहिए, उससे जरा सा भी कम वो एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे कि हमारे सामने ही एक कैंडिडेट आए हुए थे, तो उनके जो परसेंटेज थे वो 49 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है, 50% नहीं थे, वो 49 पॉइंट करके कुछ समथिंग उनके मार्क्स थे। और उन्होंने, उनके जो परसेंटेज थे, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि उनको इंटरव्यू देने दिया जाए, लेकिन उनको सॉरी बोल करके और उनको पोलाइटली समझा करके उनको घर भेज दिया गया कि नहीं, यानी कि जो केवीएस जितना भी आपसे डिमांड करती है, जितने जितने परसेंटेज के लिए, जिन भी चीजों के लिए, वो आपके पास फुलफिल होना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। देन उसके बाद आपको वो एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका नाम भी मेंशन होता है, सभी कैंडिडेट्स का नाम मेंशन होता है और उसके आगे 2 कॉलम्स बने होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट आपका एक कॉलम में और दोनों कॉलम में साइन करना होता है, तो जो फर्स्ट कॉलम की साइन वो आपसे उसी टाइम पे लेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया, आपका जो पहला साइन है वो आपको अपने नाम के आगे वहां पर कर देना है। देन जो सेकंड वाला साइन है वो आपका जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो उस टाइम पर लेते हैं, ओके। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब हम सबके डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, ओके, और हम सारे फिर कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि अब इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो जैसा कि हमें बताया गया कि उसी दिन पर जो मैंने बताया कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर की भी इंटरव्यू उसी सेम डेट पर थे। तो जैसा कि उसके कैंडिडेट्स कम होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इसके जो इंटरव्यू है उसको पहले करा लेते हैं और देन इसके बाद पीआरटी की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीआरटी की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा थी कैंडिडेट्स की, ओके। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, सबसे पहले सारे होते गए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, जब सबके उन लोग के इंटरव्यू हो गए तो हम लोग को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि पेशेंस भी रखना पड़ता है और हम कर भी क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। वेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम सब बैठ के वेट कर रहे थे कि अब टर्न आएगी, अब पीआरटी की जो इंटरव्यू है स्टार्ट होंगे। देखते देखते वहां पर दोपहर हो गई, शाम होने को आ गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। तो आफ्टर ऑल लास्ट में जाकर के पता चलता है कि आप पीआरटी के इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके बाद 1 बाय 1 करके आपके नाम वहां पर बुलाए जाने लगे और आपको जाकर के वहां पर इंटरव्यू देना है। तो जो मैंने सेकंड साइन की बात की थी, वहीं पर उन्होंने आपको अंदर एंट्री देने से पहले आपका उन्होंने एक और साइन लिया उस लिस्ट के ऊपर और देन उसके बाद आपको अंदर जाना है। तो
बस अंदर जाते ही सबसे पहले क्या है, देखिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, मैं ये कहूंगी कि आपका ड्रेसिंग सेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आपके उसके पॉइंट्स मिलते हैं वहां पर छोटी छोटी चीजों की भी मार्किंग की जाती है कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप अंदर किस तरीके से आप एंट्री करने के बाद आप उनको कैसे ग्रीट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर उसकी भी मार्किंग वहां पर होती है। तो जैसे कि मेरी भी जब टर्न आती है तो बस स्टार्टिंग किससे होती है, इंट्रोडक्शन से होती है। तो इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही मेन होता है, वो एक ब्रह्मास्त्र होता है आपका, समझ लो। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर दे दिया तो वो आपका आगे के लिए मतलब बहुत ही अच्छा वहां पर प्लस पॉइंट वहां पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये आप सबसे कहूंगी कि आप सभी अपना जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको सीरियसली बहुत ही अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा। तो पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चंस की एकदम से बौछार शुरू हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो अगर मैं सामने पैनल की बात कहूँ तो पैनल में 2 मैम थे और 2 सर थे। या उसमें से जैसा कि पता चला कि एक सर जो हैं वो उस स्कूल के प्रिंसिपल थे और एक सर थे वो आर्मी ऑफिसर थे, जैसा कि ड्रेसिंग से ही पता चल रहा था। और 2 जो लेडी थे वो वहाँ के टीचर्स थे। ओके, तो 2 मैम और 2 सर वहाँ पर पैनल में मौजूद थे। तो उसके बाद क्या होता है कि बस पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, देन उसके बाद आप 1 बाय 1 करके आपके सामने क्वेश्चंस कंटिन्यू आते जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस साइड से आएगा, एक क्वेश्चन अगेन आपका उस साइड से आएगा। तो इस तरीके से आपको वहां पर बहुत ही, देखिए, नर्वस नहीं होना है और थोड़ा सा आपको मेंटली अपने आपको थोड़ा सा सेटल रखना है और जो भी क्वेश्चंस आते जाएंगे उसका आंसरिंग आपको करना है। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हाँ, मेरे सामने जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आए, मैंने सबके आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और जितना ज्यादा हो सकता है मैंने करेक्ट और विद कॉन्फिडेंस मैंने सारे के सारे वहां पर आंसर मैंने दिए। और मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बाकी देखते हैं आगे। मैं खुद भी इस चीज को बिलीव करती हूँ कि सिलेक्शन वो अलग बात है, बट जो इस इंटरव्यू को जो एक्सपीरियंस करने से, जो इस चीज से जो हम बहुत कुछ जो हम लर्न करते हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाकर के, बट मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। तो इस तरीके से उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, देन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किए जाते हैं। जैसे अगर आपका क्लास में इस तरीके की कंडीशन हो गई तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी क्लास में इस टाइप से कोई स्टूडेंट आ गया, उसको ऐसे पढ़ाना है तो आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किए जाते हैं पीआरटी लेवल के अंदर। देन उसके बाद मैं कहूँ कि आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने किस सब्जेक्ट से किया है, तो सब्जेक्ट रिलेटेड भी वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए। जैसे कि मुझे और भी कैंडिडेट्स ने बताया कि जैसे किसी की हिस्ट्री से एमए किया हुआ है, हिंदी से एमए किया हुआ है, तो उनके सब्जेक्ट से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए गए। ऐसा नहीं कि पीआरटी है तो सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स कि मिक्सअप क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आप ये मतलब वहां पर एकदम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जितने भी पैनल में जो भी मेंबर हैं उनके माइंड में उस समय कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है, वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, तो ये उस समय उनके ऊपर डिपेंड होता है। ओके, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो साथ ही साथ उन्होंने सबसे पहले से इंट्रोडक्शन हो गए, देन सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपके टीचिंग डेमो से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए। जैसे कि आप पोएम अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, अगर आप कोई स्टोरी आप सुनाने जा रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई अगर आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे आप उसको एंड करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके टीचिंग डेमो से भी रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस किए गए। देन इसके बाद एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि वो उन्होंने ये भी पूछा कि जैसे देखिए, अगर आप टीचर हैं तो ठीक है, आपको पता है कि आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराना है, आप उस सिलेबस को पढ़ा देंगे क्लास में, बट इसके अलावा
मतलब आप टीचिंग के अलावा, आप पढ़ाने के अलावा और क्या क्या चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन से वो आपके स्किल्स को चेक करना चाहते थे। यानी कि बहुत जरूरी है कि हर एक, सबके पास में कोई ना कोई स्किल्स होती है, तो आप भी अपने जो भी आपके पास जो स्किल है वो वहां पर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ, मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं बच्चों को ये चीजें भी मैं वहां पर मतलब सिखा सकती हूँ। तो वहां पर आपको अपने स्किल्स को भी वहां पर जरूर बताना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी एक स्किल है एंकरिंग को लेकर के, तो उसको मैंने बच्चों से रिलेट करके मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि जैसे मैं बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, जो उनका जो स्टेज फियर है मैं उसको दूर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने जो जो भी मेरे स्किल्स हैं मैंने उसको वहां पर डिस्क्राइब किया। तो बस बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चंस किए गए और इस तरीके से ओवरऑल जो इंटरव्यू है वो मेरा कंप्लीट होता है। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। और आगे जाकर के अगर इन केस मेरा नाम अगर रैंक लिस्ट में आता है तो किस रैंक पर आया है उस लिस्ट में, यानी कि मैं क्वालिफाइड लिस्ट में आती हूँ तो भी, और अगर नहीं आती हूँ तो भी, मैं अपने आगे का जो मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं वो आप सबसे जरूर शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ न्यू तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आज की ये वीडियो आप सबको यूजफुल लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन सुबह मंगलमय हो। थैंक यू।